नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, गांधीवादी युग। तो आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और कल सेशन नहीं हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ सेशन? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पे लिख तो देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है कि अब बनूंगा मास्टर, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे मन में ख्याल आता है कि यार बनागा भी ये, लिखना तो आसान है लेकिन बनागा कौन, बनागा वो तो है। मन में कभी कभी शंका उत्पन्न हुआ है क्योंकि आस पास को माहौल देखा, बस आगा माइनर, रेल का माइनर, ट्रक का माइनर, कारा का माइनर, यदि पेपर देखा कभी बस आगा माइनर, बस चलती जा रही है धूर का मायने, और मायने बैठी गैंग है ना, और ऐसा भी सारा लोग बैठे है जिका पेपर हल करवा रहा है। कई मास्टर जी का पहला गवर्नमेंट लागेड़ा बे हल बने पेपर ने कर रहा है, पूरा को पूरा पेपर बने आंसर रटाए जा रहे। तो आ सोचो कि एक टाबर ने 100 का 100 उत्तर रटा दिया, बंग आप मुकाबलो क्या कर पाऊंगा? आप चाहे कितो ही पढ़ लियो, की भी पढ़ लियो। हालांकि एक यूट्यूबर होने के नाते मैं थाने नेगेटिव तो कौन कह सकूं, यानी डीमोटिवेट कौन करूं मैं, क्योंकि चाहे कितनी भी नकल हो जाए लेकिन मैं तो थाने सगड़ा आई कहता रहूंगा जितना भी यूट्यूबर है कि कोई बात को नहीं, हार कौन माननी, आपा और प्रयास करसी, आपने और मौको मिलसी, जो हो वो चोख हो बढ़िया हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि पेपर रद्द होने के बाद बहुत बड़ा धोखा लगता है। और ये जो गैंगे काम कर रही है, और ये गैंग तो चलो इनका तो व्यवसाय हो गया है, सरकार विपक्ष कोई इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कानून बना दिया गया तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, और पेपर खरीदनिया भी देखो बहुत हो गया है, लोगों का पैसा ही बहुत आ रहा है। तो इतना पैसा है थारकन 10-10, 15-15, 20-20 लाख, तो टाबर को पेपर क्यों खरीदो? है तो मैंने कोई काम धंधो करा दो, बीएड कॉलेज खोल दो, स्कूल खोल दो, कोई परचून की दुकान खोल दो, कोई भाई छोटो उद्योग खोल दो। भाई पेपर देना काम क्यों है? थार बरगा मेरे बरगा दिखा भाई छोटे परिवार में अपन बोला पैसा कौन, तो आप पेपर दे काम चला सका। जगह 20-20, 30-30 लाख रुपया है पेपर खरीदने, तो भाई फिर पेपर ही क्यों खरीदो? 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया देगे आप नौकरी खरीदा, एनो तो कोई काम धंधो ही कर लिया नहीं। तो ए तरीके कई बार किए गए, यहाँ थोड़ो मन जो है वो निराश हो जाए, लेकिन के करा फिर वापस सोचांगे भाई जो हो गयो वो हो गयो, आप के करा अपने तो के तैयार है पढ़नो है, पढ़ा जब तक नहीं लगा, जब तक पढ़ा यार, फिर एक दिन ही ये लागा लाग जाओगे भाई अब आपनो को नहीं हो यार, तो फिर काम धंधो तो करना ही करना। तो चलो जब तक कोशिश कर सका जब तक आपा करा। और एक और बढ़िया एसोसिएशन थारे सागे शेयर करूं। लास्ट सेशन में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा, आज आप दूसरो युग कंप्लीट कर लियो, और आज आप चर्चा करांगा तीसरे युग की, जखम आप गांधीवादी युग की जो है वो चर्चा आज करना रहा। तो किया इंडिया आर्मी गौतम बहुत दिनों के बाद आए भाई, घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत हारो, और शैलू जी स्वागत आपका, कुलदीप बिश्नोई आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हिस्ट्री कैसे हैं आप? संगीता राव कैसे हैं? इंदू जी कैसे हैं? यहाँ आगे देखो, पिछला 9-10 पेपर कंटिन्यू हर पेपर का मायने आती चल रही है, और मैंने ये लग गया कि भैया आगे अपनी रीट के ऊपर भी आई हो सी, ठीक है, क्योंकि सरकार जब कानून बना के नहीं रोक पा रही है तो फिर क्या रोकेगी? और तो कोई हथियार ही को नहीं आकर। अब क्या आर्मी बुलाई जाएगी पेपर के टाइम में? भाई कानून बना दियो, और कानून में सख्त सजा मिल रही नहीं है, जिखा अपराधी है वे भी क्लीन चिट हो रहा है, पांव ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर भैया रुके तो रीट में तो होना ही है फिर। हाँ तो बात दिख ही लग रही है, सामान धन दिखे भी दिखे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आपा पेपर तो कौन खरीद सका, लेकिन आप ओ प्रयास कर सकांगे चित्ता टाबर पेपर खरीद के प्रश्न करे, बीता आप बिना खरीदे कर पावा। भाई अपन अपनी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती, सीधी सीधी बात है। तो चलो देखा लास्ट में आप के पढ़ा, 17 नंबर सेशन है, लास्ट में आप चर्चा करा हा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर
1909 को आप परिषद अधिनियम पढ़ लियो, दिल्ली दरबार पढ़ लियो, जॉर्ज पंचम रानी मेरी जिकी है वो भारत आया और ए आगे अठा एक अन्य आंग आना पर जो है एक बड़ी पार्टी दी गई है ना, ए खातिर दिल्ली दरबार को आयोजन करे गयो। एन अलावा बंगाल विभाजन जो करिडो हो 1905 में मैंने जो है रद्द करवायो और राजधानी जी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करे गई। तो वो एक जो क्वेश्चन है कि दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कब ट्रांसफर हुई, तो 1911 में हुई दिल्ली दरबार के समय। अब देखो दिल्ली दरबार के बाद के आगे की जो घटना है वो क्या घटा है। नगेंद्र जी भूल जाओ, बहुत दिन के बाद आओ, कदी आदू है एक आधा दिन आओ, खाली राम राम हाय हेलो करना ही। चलो फिर भी थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आप 2 लाख को अपनो परिवार होना रहे। तो थोड़ा सो एक बार नहीं सेशन ने शेयर करो ताकि आप लाइव सेशन के अंदर अंदर ही जो है वो 2 लाख कंप्लीट कर दें। अब थारो दायित्व तो है कि मात्र 40 बच्चा अपन और आवश्यकता है, 40 बच्चा जी आप और जुड़ जाएगा अपने परिवार हूँ तो आप 2 लाख के क्राइटेरिया ने पार कर लेंगे और अपनो जो परिवार है वो 2 लाख को बन जाएगो। ठीक है, तो थोड़ा सो एसएसएन ने जो थे शेयर कर सको थारे दोस्तों के साथ। दिल्ली दरबार के बाद एक दिल्ली षड्यंत्र केस भी आवे है, तो मैं थाने सारी महत्वपूर्ण बातें अठे लिखवा दूंगा और फिर थारा कोई कमेंट होगा बांगो भी जवाब दूंगा। दिल्ली षड्यंत्र केस ये क्या है, क्या है ये दिल्ली षड्यंत्र केस? ये 1912 में होता है। 1912 में देखो भारत के मायने प्लेग फैल रही और हजारों लोग जो है वो प्लेग मरता जा रहा और बिने जिखा शासक वर्ग आ जिखा ने भाई शासन में अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, बे दिल्ली के मायने जो है वो शराब और कबाब में खोया हुआ था, बड़े दिल्ली दरबार को आयोजन करे जा रहे। ए बात से लेकर जो है वो बहुत सारा भारतीय जो नेता हा, क्रांतिकारी हा वे निराश होया और कई आक्रोश में आ गया। ठीक है, रास बिहारी बोस ने चांदनी चौक में गवर्नर जनरल हार्डिंग के ऊपर जो है वो हार्डिंग सेकंड जो थे उनके ऊपर बम फेंक दिया। उनकी गाड़ी जा रही थी और उस पर बम फेंका और इसमें जो है वो अवध बिहारी बोस, अमीर चंद और बाल मुकुंद बिस्सा और बसंत कुमार इन 4-5 लोगों को जो है वो फांसी हो गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो किस्सा है जो आपसे पूछा जा सकता है। कर दो, देखो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बावड़ियों के शहर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बीकानेर से भी बहुत बहुत स्वागत। कार्तिक आपका। कैसा हुआ है आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम बताएं। और गौरव सर की शेरनी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया, इस दिल्ली षड्यंत्र केस किस पे चला था ये रास बिहारी बोस? रास बिहारी बोस ने दिल्ली के चांदनी चौक में गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय की गाड़ी पर बम फेंका और इसके लिए जो है वो आपको मैं कुछ नाम बोल के बता रहा हूं, इनमें से बताना कि किसका संबंध राजस्थान से था। अवध बिहारी बोस, अवध बिहारी बोस इनको फांसी की सजा हुई थी। अमीर चंद, अमीर चंद्र
बाल मुकुंद बिस्सा और बसंत कुमार को फांसी की जो है वो सजा होती है, फांसी की सजा। ये था दिल्ली षड्यंत्र केस। ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं तो होम रूल आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1916 में। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? और ये एक क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि होम रूल आंदोलन जो है वो किस देश से अभिप्रेरित था? होम रूल आंदोलन किस देश से अभिप्रेरित था बताओ? यह जो आंदोलन था आयरलैंड से अभिप्रेरित था। आयरलैंड से अभिप्रेरित था। यह आंदोलन अभिप्रेरित था आयरलैंड से। और आयरलैंड से क्यों अभिप्रेरित था? क्योंकि इस आंदोलन को चलाने वाली आयरलैंड की एक महिला एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड से आई थी। वहां पर यह आंदोलन सफल हो गया, तब भारत आई। तो इस आंदोलन को भारत में किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर चलाया। संचालन करता, आंदोलन के संचालन करता कौन है? मैं केवल लिख रहा हूं यहां पर, बाल गंगाधर तिलक एंड एवं एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट नामक जो है ये आयरलैंड की महिला थी। ठीक है, कहाँ की थी ये? आयरलैंड की थी ये, आयरलैंड की थी। और इसने तिलक के साथ मिलकर भारत में जो है वो कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी आगे चलकर। ये आंदोलन अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना के साथ चलाया गया। ठीक है, अप्रैल 1916 में भारत में होम रूल लीग की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, साथ साथ में लिखते रहिएगा। यार आपको बहुत बार समझाया गया, मैंने यहां पर पूरा का स्टेप बाय स्टेप समझाया था, फिर भी कास्ट गलत कैसे भर सकते हो आप? कैसे भर सकते हो? ऐसी गलतियां कैसे करते हो आप? क्यों भरी गई भाई कास्ट गलत? आपकी आंखें नहीं थी उस टाइम, आपका दिमाग कहां था? अरे ऐसी कोई गलतियां करता है क्या? कि कास्ट गलत भरी गई मेरी, ये कोई आप छोटे बच्चे थोड़ी हो भाई। आप अपना फॉर्म भर रहे हो, बिल्कुल ध्यान रखो उसमें कितनी तो बातें हैं। मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई है। कोई बहुत बड़ा फॉर्म तो है ही नहीं, बहुत बड़ा कोई डाटा उसमें फील्ड ही नहीं करना है, फिर आपकी कास्ट गलत भरते हो आप। और उसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है अब। ऐसी गलतियां करते हो ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता यार। ये गलतियां कैसे कर सकते हो आप? अच्छा, इस आंदोलन में, होम रूल आंदोलन के अंदर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये मांग रखी कि भारत का
जो राज्य हैं उनका राज्यों का आधार भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, ये तिलक ने मांग की इस आंदोलन में अंग्रेजों से। दूसरी मांग की कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। जो विद्यालय संचालित थे भारत में, उनमें जो शिक्षा दी जा रही है उसमें प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के अनुसार दिया जाए। और हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत पर इन्होंने जो है वो बड़ा कार्य इस आंदोलन में किया। ठीक है, तो लिखें 3 आईडी से सब्सक्रिप्शन कर 3 आईडी से सब्सक्राइब करने का कोई फायदा थोड़ी है। बावड़ी बाई है, बावड़ी बाई एक बावड़ी भाई है, शीला जाट बावड़ी बाई है। बावड़ी भाई 3 आईडी से सब्सक्राइब करने को कोई फायदा को नहीं, क्यों को नहीं, देखना तो एक ही है। तो बे तो फिर ये सब्सक्राइबर अपन बढ़ा के करना है। तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग की। तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। ठीक है, किस आंदोलन में तिलक ने या किस आंदोलन में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी? तो होम रूल आंदोलन में की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की मांग की गई। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की मांग की गई। आज तो हमारी इधर बहुत ज्यादा भयंकर सर्दी है, तो पेन भी सही तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा है। शुरू के अंदर बहुत भयंकर सर्दी है, आज जबरदस्त वाली सर्दी है। और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने काफी जोर दिया इस आंदोलन में। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। इसके बाद जो आंदोलन होता है, तिलक के कई समाचार पत्र थे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तिलक ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तिलक के समाचार पत्र लिख दो। समाचार पत्र, इनके 2 मुख्य समाचार पत्र थे, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर क्वेश्चन तिलक से पूछा जाए तो। एक तो था केसरी और एक था मराठा। केसरी और मराठा। केसरी जो समाचार पत्र था वो तो किस भाषा का था? ये मराठी भाषा का था, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मराठी भाषा। केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? नाम से तो लगता है कि हिंदी में होता होगा, लेकिन ये होता था मराठी में। और मराठा जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इसमें अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होता था। तो ये 2 समाचार पत्र जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो शुरू से हैं वो जानते हैं कि कितनी भयंकर सर्दी है आज। अगस्त प्रस्ताव आता है इसके बाद चर्चा करते हैं अपन अगस्त प्रस्ताव की। और अगस्त प्रस्ताव जो है इसे ही क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा इसको जो है वो कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है। क्या घोषणा की गई इसमें? एक तो ये घोषणा की गई, कब की गई? तो 20 अगस्त 1917 में की गई। और इसमें यह कहा गया कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। क्या कहा गया इसमें? यह कहा गया कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार
अधिकार दिया जाए। ये बात जो है वो इसके अंदर कही गई। ठीक है, बस मोस्ट ही बातें लिखा रहा हूं, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है इसलिए। इसके बाद देखिएगा, बूंदी में भी सर्दी हो सकती है, लेकिन चूरू से ज्यादा सर्दी कहीं नहीं है। भारत में सर्वाधिक सर्दी जो होती है वो चूरू में, और सर्वाधिक जो गर्मी होती है वो भी चूरू में होती है। सर्दी और गर्मी दोनों के लिए भारत जो है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो एक बार थोड़ा सा, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है फट से कर दीजिए। अब जो है वो मात्र 35 बच्चे और बचे हैं, जिसके बाद ये जो परिवार हमारा है वो 2 लाख बच्चों का हो जाएगा। हालांकि 2 लाख एक नंबर है, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट होता है। एक परिवार जब बढ़ता है तो खुशी फील होती है, मोटिवेशन मिलता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है वो भी फटाफट जो है वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लखनऊ अधिवेशन की ओर। कांग्रेस का है ये अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। क्या होता है लखनऊ अधिवेशन में, देखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, रीट मुख्य परीक्षा के लिए, रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी के लिए हम रिवीजन कोर्स कर रहे हैं, और जिसके तहत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम रीट को अध्ययन कर रहे थे, जो हमने कोर्स करवाया था आपको रीट कंप्लीट का, वो हमने एनसीईआरटी से करवाया था, और उस टाइम हमने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना अति आवश्यक है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आपने वो एनसीईआरटी का कोर्स नहीं देखा है, पूरा रीट का सिलेबस एसएसटी का एनसीईआरटी से करवाया हुआ है, वो पहले जरूर देखना। उसके नोट्स बनाने के बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतरीन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब्सक्राइबर करके मैसेज कर पा रहे हैं, यह तो बात है ना। बताओ, तो लखनऊ अधिवेशन जो है वो कब हुआ? 1916 में हुआ लखनऊ में। इसे 1916 में हुआ ये, और इससे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। क्या समझौता हुआ इसकी भी हम जो है वो चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे कि हमने पढ़ा कि 1907 में, 1905-6 में, 1906 के अंदर गरम दल और नरम दल 2 भागों में कांग्रेस बंट गई थी ना। गरम दल एक अलग हो गया था और नरम दल अलग हो गया था। गरम दल में लाल बाल पाल जो है वो मुख्य नेता रहे थे। अब 1916 का जो ये लखनऊ समझौता था, इनमें इनको कहीं ना कहीं फिर से महसूस हुआ कि हमें साथ मिलकर ही कार्य करना चाहिए, और जो गरम दल और नरम दल 2 भागों में बंटा था कांग्रेस, अब वो वापस जो है वो लखनऊ समझौते के तहत जो है वो वापस मिल जाते हैं और एक साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए। नरम दल और गरम दल एक साथ हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो अब शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1900 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब गांधी जी की एंट्री होगी। का तीसरा चरण, इस चरण को हम किस नाम से जानते हैं? गांधी युग के नाम से इसको जानते हैं। और ये है 1919 से
1947 तक। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, यही से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस दौर में क्या होता है, एक तो गांधी जी आ जाते हैं। तो गांधी जी 1853 में अफ्रीका 1853 का एक केस था, 1853 का एक केस था अब्दुल्ला भाई, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में व्यापार करते थे। 1853 में उनपे कोई केस हुआ और उसी केस के मामले में गांधी जी जो है वो अफ्रीका गए हुए थे इस केस को लड़ने के लिए। किसकी तरफ से? अब्दुल्ला की तरफ से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका किस केस के सिलसिले में गए थे? 1853 के अब्दुल्ला भाई के केस के सिलसिले में। तो लिखेंगे, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में लिखेंगे हम। गांधी जी 1853 के अब्दुल्ला भाई के केस के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। ठीक है, वहां पे अब्दुल्ला भाई का इन्होंने केस लड़ा और जब गांधी जी यहां दक्षिणी अफ्रीका में गए तो इन्होंने देखा कि यहां पर तो रंग भेद हो रहा है, गोरे काले का भेद हो रहा है। तो रंग भेद का इन्होंने यहां पर क्या किया? विरोध किया कि भैया ये तो गलत बात है, रंग भेद कर रहे हो आप, गोरा काला कर रहे हो। हम काले हैं तो क्या हुआ, हम भी दिल वाले हैं, चाहे कितनी भी बार पेपर आउट हो जाए हम फिर से तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 2 दिन रो लेंगे और क्या है ना। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम थे? गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में स्थापित आश्रम कौन कौन से आश्रम इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में स्थापित किए थे? तो पहला जो आश्रम था वो था टोलस्टॉल एंड दूसरा जो इनका आश्रम था दक्षिणी अफ्रीका में उसका नाम है आपका फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स ये फिनिक्स आश्रम, ये 2 आश्रम इन्होंने जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थापित किए, जिसके माध्यम से इन्होंने आगे के वहां पर जो है अपने आंदोलन चलाए। इसके बाद इन्होंने देखा कि यहां पर अंग्रेजों से संवाद करने के लिए एक समाचार पत्र की भी आवश्यकता है। तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में एक समाचार पत्र भी निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। लिखो, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन ही हैं जो पूछे जा सकते हैं। गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र ये दक्षिणी अफ्रीका में जो है वो प्रकाशित करते थे। 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी भारत आए, ये केस वगैरह लड़के। कब आए गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। अब बताओ कि 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, तो 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? बताएं, कौन सा दिवस मनाते हैं? इस दिन को हम जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है। गांधी जी भारत आते ही ऐसे नहीं है कि इन्होंने आंदोलन करने शुरू किए, नहीं, गांधी जी को पहले 2-3 साल लगभग ये समझने में लगा कि भारतीय लोगों की क्या सोच है। तो इन्होंने तय किया कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करूंगा, पहले पहले माहौल देखूंगा और फिर सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है। इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, और इस समय क्या हुआ, आपको पता है कि जो पूरा विश्व है वो प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में आ गया। तो गांधी जी ने सबसे पहले यही कार्य किया कि ये भारत आए और थोड़ा सा, क्योंकि विदेश से भारत आए थे और दक्षिण अफ्रीका के अंदर इनकी अच्छी खासी ख्याति हो गई थी, और उसी कारण भारतीयों में भी गांधी जी के नाम का एक जो है वो चर्चा शुरू हो गई थी कि भाई गांधी जी नाम के एक व्यक्ति हैं और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग रह रहे हैं उनके लिए और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, और अंग्रेजों के सामने वो कभी हार नहीं माने हैं, और वो भारत आए हैं और वो भारत को भी आजाद करवाएंगे। तो गांधी जी जो कहते हैं वो उन्हें करना चाहिए, यानी हमें करना चाहिए। और इसीलिए जनता गांधी जी के नाम को अच्छी तरह से पहचानने लगी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने देश के युवाओं से यह आह्वान किया कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, हमें अंग्रेजों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ देना चाहिए, और भारतीय युवाओं को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल किया, इन्होंने भर्ती करवाया। तो लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी युवाओं को ब्रिटिश फौज में शामिल कराते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को क्या किया, ब्रिटिश फौज में शामिल किया। ब्रिटिश फौज में शामिल करवाया। अब अंग्रेजों का तो फायदा हुआ, तो अंग्रेज बड़े खुश हुए कि यार ये गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो अपना काम करा है। तो अंग्रेज खुश हुए। जो सेना में भर्ती कराता है उसे सार्जेंट कहते हैं कि नहीं है, तो एक तरीके से ये सार्जेंट बन गए थे। और गांधी जी की बातों से खुश होकर इनको जो है वो अंग्रेजों ने शेर-ए-हिंद का पदक दिया, है ना। इससे खुश होकर अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को शेर-ए-हिंद पदक दिया। ठीक है, केसर-ए-हिंद नहीं, केसर-ए-हिंद करो, शेर-ए-हिंद नहीं करना है, थोड़ी सी गलती हो गई है। केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद का पदक दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है वो चंपारण समस्या के बारे में गांधी जी को पता चला,
और गांधी जी जो है वो भारत में किस सत्याग्रह में सबसे पहले शामिल होते हैं? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शामिल होते हैं। तो देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, ये क्या था, क्या मामला था यहाँ का? चंपारण बिहार में है और यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ एक व्यवस्था कर रखी थी, 3 कठिया व्यवस्था, एक प्रथा चला रखी थी। इस प्रथा का क्या नाम था? 3 कठिया प्रथा। इसके तहत क्या था कि जो भारतीय किसान थे, इसके तहत भारतीय जो यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के चंपारण के किसानों को अपनी भूमि के तीसरे भाग पर नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी अनिवार्य थी, और अगर किसान नील की खेती नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगता था। अगर किसान नील की खेती नहीं करते हैं तो उन पर जो है वो यही तो बात है मेरे भाई गोपाल कि आपने पूरी बात समझी नहीं। मैंने आपको क्या लिखाया है कि गांधी जी जो है वो 1953 के एक केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1953 में गए, ये नहीं लिखाया, केस चला आ रहा था, सॉरी 1853 से केस चला आ रहा था, और इसी केस को लड़ने के लिए गांधी जी गए थे। कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका में। एक लंबा पेचीदा केस था, कई वकील इसको पहले भी लड़ चुके थे लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे। तो गांधी जी भी बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके आए थे, तो फिर गांधी जी को यह केस दिया गया। तो बात यह है कि केस शुरू कब हुआ था? 1853 में शुरू हुआ था, ठीक है, और वो केस गांधी जी ने लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। यह है बात। जन्म से पहले तो कोई कैसे केस लड़ सकता है? ठीक है, इसके बाद देखेंगे, किसानों को अपनी भूमि के तीसरे भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो जुर्माना जो है वो लगता था। और जो है वो गांधी जी ने जब यहां पर सत्याग्रह में शामिल हुए तो इन्होंने किसानों को 25% जुर्माना वापस दिलवाया जो अंग्रेजों ने इनसे लिया था। ठीक है, 25% जुर्माना वापिस दिलवाया। किसने? गांधी जी ने, इस आंदोलन में भाग लेकर। इस आंदोलन में जो है इनके अन्य सहयोगी कौन थे? गांधी जी के अलावा अन्य कौन थे इस आंदोलन में? अन्य सहयोगी अन्य जो सहयोगी थे इस आंदोलन में वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी, ये इनके अन्य सहयोगी थे। तो ये प्रथम आंदोलन था जिसमें इन्होंने जो है वो भाग लिया था। और इसी आंदोलन
की सफलता के बाद जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और इस प्रकार इनका जो नाम बन गया वो क्या बन गया? महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था और अब इनका शॉर्ट नाम प्यार से क्या हो गया? महात्मा गांधी जो है वो हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया? महात्मा गांधी जो है वो इनका नाम अब हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें भैया, करना चाहे तो, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो, क्योंकि ये टॉपिक करने के बाद इतना डीप टॉपिक आपने इसको किसी ने नहीं करवाया होगा, फिर भी आप मुझे बताना कि अगर इससे डीप टॉपिक आपको किसी ने करवाया है तो। और ये दूसरा हम करवा रहे हैं, पहले हमने आपको एनसीईआरटी से करवा दिया है। इसके बाद सेकंड आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर मजदूर में द से क्यों नहीं लिखा जा रहा है? फिर वही मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन क्यों हो रहा था, क्या दिक्कत थी भाई? ये 1918 में हुआ था। आंदोलन इसलिए हो रहा था कि जो मिल मजदूर थे इनको प्लेग भत्ता नहीं दिया जा रहा था। कारण क्या था? इस समय प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग भत्ता कम करने के कारण, क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनका प्लेग भत्ता मजदूरों का कम कर दिया था। कंपनी इनको कितना प्लेग भत्ता दे रही थी? कंपनी इनको प्लेग भत्ता दे रही थी 20%। कंपनी 20% प्लेग भत्ता दे रही थी, जो कम कर दिया गया था। और गांधी जी जब इस आंदोलन में शामिल होते हैं, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और जो इनका प्लेग भत्ता था वो बढ़ाकर कितना करवा दिया था? 35%। और कंपनी 35% प्लेग भत्ता देने के लिए सहमत हुई। तो ये दूसरा आंदोलन था जो कि गांधी जी का सफल आंदोलन था। और ये जो एक एक आंदोलन सफल हो रहे थे गांधी जी के, ये भारतीय जनता के अंदर एक नई आस जगा रहे थे, एक नई जो है वो उमंग जगा रहे थे, एक नया जो है वो उनको ऑप्शन मिलने जा रहा था कि ये आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे राजस्थान में एक एक पेपर जैसे नकल के भेड़ चढ़ रहा है, कभी ट्रक में नकल तो कभी बस में नकल, है ना। लगातार 9-10 पेपर हो गए हैं जिनमें नकल हो रही है। तो धीरे धीरे हमारी आशाएं जो है वो टूट रही है ना। धीरे धीरे हमारी आशा क्या हो रही है? टूट रही है। आज हमारी जिस तरीके से आशाएं टूट रही है,
उसी तरीके से जो है वो गांधी जी जब एक एक आंदोलन में सफल हो रहे थे तो लोगों की आशाएं जो है वो बढ़ रही थी कि हाँ हम जो है वो क्या हो जाएंगे, गांधी जी के नेतृत्व में जो है वो सफल होंगे। ठीक है, इसके बाद एक घटना घट जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्यों हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में क्यों लोग इकट्ठा हुए बताओ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। हाँ, रोलेट एक्ट के विरोध में ये कानून जो बना था 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट के विरुद्ध वैसाखी वैसाखी के दिन सभा का आयोजन। ठीक है, जलियांवाला बाग में क्या किया गया था, रोलेट एक्ट के विरुद्ध बैसाखी के दिन सभा का आयोजन किया गया था और इसमें क्या किया गया, जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इसमें सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग 369 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 369 मृत्यु हो गई इसमें, जबकि वास्तविक देखे तो, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम ही होते हैं, है ना, 369। वास्तविकता में 1000 लोग इसमें मारे गए थे, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, बाकी लोग घायल हो गए थे। हाँ, ना दलील ना अपील, सीधे जेल में डाल दो। अब हुआ क्या, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जनरल डायर का एक भारतीय सहयोगी था इस हत्याकांड में कि बैसाखी के दिन इनकी मीटिंग होगी, ये सारी जो सूचनाएं थी वो जनरल डायर को किसने दी और जनरल डायर को जलियांवाला बाग का तक लेके कौन आया, ऐसा गद्दार व्यक्ति कौन था जिसने जिसने ये कार्य करवाने में जो है वो जनरल डायर का सहयोग किया था। तो हंसराज ने डायर का साथ दिया था। लिखो, हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया इस कार्य को करने में।
और इसके बाद जनरल डायर के ऊपर जो है एक जांच कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। और इसने भी क्या किया, हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया कि भाई जनरल डायर की कोई गलती नहीं है। ठीक है, कोई गलती नहीं है जनरल डायर की। जैसे एसओजी ने हमारी रीट 2021 के अंदर डीपी जारोली को निर्दोष साबित कर दिया था, ठीक वैसे ही। और अभी जो बस कांड हुआ है ना, ये 2-3 दिन तो खबर में रहेगा, फिर ये सारे लोग छूट जाएंगे। जिस तरीके से बत्ती लाल छूट गया और बाकी छूट गए, है ना। तो यही होती है कमेटियां, इनका कोई, ये सरकार जैसे कहती है वैसे ही करती है। ठीक है, गांधी जी ने इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्या कहा। गांधी जी ने कहा कि यह जो रिपोर्ट दी है कमेटी ने, ये पन्ने दर पन्ने निर्जल लिपापोती है। गांधी जी ने रिपोर्ट पर क्या कहा, गांधी जी ने रिपोर्ट पर कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्जल लिपापोती है। निर्लज लिपापोती, ये बात कही गांधी जी ने। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही, ठीक है। कांग्रेस की जांच के लिए कांग्रेस ने एक अपनी अलग कमेटी बनाई जो कि इस हत्याकांड की जांच करेगी। और इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में एक अपनी अलग कमेटी बनाई जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या की थी, जांच की थी। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। जनरल डायर को विदेश में भेज दिया था, आगे इसको मारा भी गया है, आगे देखिएगा क्या कहा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ये कहाँ है, लंदन में है, में जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया करो मारे बाने। और इनको तलवार भेंट में थी। ठीक है, 1900, अब देखो भारतीय शेर जाता है, अब देखो क्या खेल खेलता है एक भारतीय शेर। 1940 में, नाम बताओ कौन गया, 1940 में सरदार उधम सिंह लंदन गए। ठीक है, इंग्लैंड गए। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में डायर की हत्या कर दी। ये होती है सर्जिकल स्ट्राइक। ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक।
इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह अकेले बंदे ने जनरल डायर की हत्या कर दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। 1919 का भारत परिषद अधिनियम आता है, क्योंकि भारत में ये जो सारे कांड हो रहे थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसके अलावा जो एक्ट आया था वो हो गया, और ये सारी चीजें भारतीयों को बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, असंतोष पैदा कर दिया। तो भारत में शासन के सुधार के लिए 1919 के अंदर जो है वो भारत परिषद अधिनियम आया। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस हत्याकांड से दुखी होकर टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। एक बात ये और लिख दो, इस हत्याकांड के बाद टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो और इसके बाद आता है आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, करवाने को तो और ज्यादा छोटा करवाया जा सकता था, केवल जो आंदोलन हुए वो ही करवाया जा सकता था, लेकिन हम पूरा एक फ्लो में पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में घटी उन सबको कवर कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है वो रीट में तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आपके आगे आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें भी ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी, वो इस कांड पे नहीं लौटाई थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे कि कब लौटाई उन्होंने। हाँ, ओ डायर, और देखो जिसने कांड किया वो आर डायर था, ठीक है, और जिसको मारा वो ओ डायर था, इन्हीं का सहयोगी था ओ डायर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ओ डायर और आर डायर। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो क्या थे? भारत के सचिव थे, है ना, भारत सचिव थे ये लंदन में। और ये जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। और इसमें क्या किया गया? इस अधिनियम के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें थी? तो लिखिए मुख्य बातें इस अधिनियम की। इस अधिनियम की मुख्य बातों में पहला जो परिवर्तन किया गया वो ये किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद अब 3/8 सदस्य कर दिए गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी में सदस्य 3/8। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार के 2 सदन बनाए गए। केंद्र सरकार के 2 सदन बनाए गए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही एक का नाम रखा गया राज्य परिषद और दूसरे का नाम रखा गया
विधानसभा, विधानसभा। राज्य परिषद के अंदर जो मैक्सिमम सदस्य थे वो 60 थे सदस्य 60 सदस्य थे, और इसमें जो सदस्य रखे गए वो रखे गए 145। तो ये तो केंद्र में पहला परिवर्तन था। इसके अलावा जो है वो दो सूची, शक्ति को 2 सूचियों में विभाजित किया गया। ठीक है, केंद्र की जो शक्तियां हैं, केंद्र की शक्ति 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित की गई। कौन कौन सी 2 सूचियां बनाई गई? एक का तो नाम रखा गया केंद्र सूची या केंद्रीय सूची, और दूसरी का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रांतीय सूची। मैं ये आपको शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा लंबा किया जा सकता है, लेकिन रीट में क्योंकि लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक से, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 2, लेकिन ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको बहुत अच्छे खासे डिटेल से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना जी? जी अभी आदिवासी कमल, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं कमल जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। मानु कुमावत सर, नाइटहुड की मतलब क्या होता है? नाइटहुड जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, देखिएगा, अंग्रेजों ने जो है वो उसी तरीके से जिस तरीके से मुगलों ने शासन किया था भारत में, और राजपूतों को और भारतीयों को उपाधियां देकर जो है वो अलग अलग जो है तरीके से उनको अपने पक्ष में रखते थे, तो इसी प्रकार जो है वो अंग्रेजों ने भी बहुत सारी उपाधियां भारतीयों को दी, जिससे कि भारतीय जो है वो जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया वैसे ही वो भी कर पाए और भारतीयों को अपने पक्ष में रख पाए। इसका अर्थ होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना। लेकिन भारतीयों को जब ये उपाधि दी जाती थी तो बस ये उपाधि के नाम पर थी कि भैया तुम्हें ये उपाधि है नाइटहुड, आज से तुम नाइटहुड कहलाओगे ऐसे, लेकिन इसका पूरा जो नाम होता है वो यही होता है। इसका अर्थ होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसके बाद देखिएगा 2 सूचियों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि अभी भी ये 3 सूची कर दी गई वर्तमान में, केंद्रीय यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले 2 सूची। तो भारत का जो संविधान है इसमें 1919 के इस अधिनियम से बहुत सारी बातें ली गई थी। आगे 1935 का अधिनियम तो पूरा ही संविधान में जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था। ये तो परिवर्तन थे कहां पर? केंद्र सरकार में। राज्य सरकार में क्या परिवर्तन किए गए लिखिए। राज्य सरकार या प्रांतों में जो 1919 में परिवर्तन किए गए उनमें मुख्य परिवर्तन क्या थे? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। शासन लागू किस अधिनियम के बाद प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? तो 1919 के अधिनियम के बाद लागू हुआ। 2 भागों में बांट दिया गया था द्वैध शासन का अर्थ है 2 तरीके के शासन चलते थे यहां पर। एक होता था आरक्षित विषय, एक होता था आरक्षित विषय प्रांतों यानी राज्यों में, और दूसरा होता था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, ये 2 तरीके के जो विषय हैं वो बनाए गए। आरक्षित विषयों में क्या क्या रखाया गया?
आरक्षित विषय में रखा गया वित्त, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य। वित्त विभाग, सिंचाई, वाणिज्य और वित्त, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य और व्यापार। देखो अंग्रेजों की सोच देखना आप, इन आरक्षित विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसको था? कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार था इन विषयों पर वो किनको था? यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वै शासन पद्धति लागू हुई तो आरक्षित विषयों पर कानून कौन बना सकता था? गवर्नर के द्वारा नियुक्त मंत्री। अब देखना, सिंचाई किसका विषय है? आरक्षित विषय का है। हस्तांतरित विषय के अंदर कौन कौन से विषय रखे गए? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग। ये अपने आप में जो है वो मनोवैज्ञानिक विभाजन था और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो था जनप्रतिनिधियों को। कानून जनप्रतिनिधि को बनाने का अधिकार था। थोड़ा डीप ही पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा गहराई से पढ़ रहे हैं। हालांकि आपको जब ये पढ़ाया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है जनरली। करंट अफेयर जनवरी में करेंगे, हम डिटेल में करंट अफेयर करेंगे, 12 महीने का करंट अफेयर करवाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि पूरे 12 महीने के मोस्ट 500 क्वेश्चन हम बनाएं, जिससे कि निश्चित तौर पर रीट L1 L2 दोनों का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। तो ये था आपका 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, इधर प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था और इसी बीच जो है वो आप सबको पता है कि अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजय होते हैं और इन्होंने तुर्की जो देश था वहां पर अधिकार कर लिया और वहां पर खलीफा का पद जो है वो बर्खास्त कर दिया। खलीफा जो है वो मुस्लिम धर्म में एक बड़ा पद होता है जो पश्चिमी मुस्लिम देश है उनमें, और अंग्रेजों ने इसको समाप्त करा और इससे नाराज होकर जो तुर्की के मुस्लिम हैं वो विभिन्न देशों में खलीफा के पद के पक्ष में समर्थन लेने के लिए गए। भारत में जब मुस्लिम दल आता है तो वो जिन्ना से मिलता है और जिन्ना से कहता है कि आप हमारा सहयोग करो, लेकिन जिन्ना ने साफ मना कर दिया कि ये मामला आपका धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले में मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता हूं। इसके बाद भारत के अंदर जो है वो अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं, दो भाई हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने मिलकर जो है भारत में खलीफा के सहयोग में अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू किया। खलीफा के पक्ष में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। बाद में गांधी जी ने इसमें सहयोग किया और गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन में जो है वो शामिल कर लिया। इधर अंग्रेजों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंग्रेजों ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और इन दोनों भाइयों को शौकत अली और मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी अपना आंदोलन आगे चलाते रहते हैं और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो आइए इसकी भी चर्चा जो है वो यहां से शुरू करते हैं। देखो हम आपका पूर्ण सहयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा सहयोग तभी कारगर होगा जब आप इन सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और सही तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, बिना ज्यादा नकल हुए, बड़े स्तर पर नकल हुए बिना पेपर अगर होता है तभी ये सारी कारगर चीजें होगी, है ना। नकल तो होती ही है लेकिन अगर बड़े स्तर पर नकल होती है तो वो घातक सिद्ध हो जाती है फिर।
तो देखते हैं क्या होता है। अपन अपने अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहें। और इसके बाद चर्चा करेंगे हम खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन कल तो क्लास की नहीं की थी, अगर कल क्लास की होती तो ये टॉपिक जो है वो अपना लगभग लगभग पूरा आज हो जाता। एक बार सारे बच्चे जो इस लाइव सेशन में हैं और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दें। लगभग 2 दिन और लगेंगे आज के बाद, 2 दिनों में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर बड़ा टॉपिक कोई नहीं है, फिर छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम प्रयत्न करेंगे कि 20 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट जो है वो एसएसटी आपका हो जाए। 20 जनवरी से पहले पहले टारगेट है। 20 जनवरी के बाद फिर अपन इनके वन लाइनर इनके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे और इनका जो है वो रिवीजन करेंगे। साथ ही अभी 2 ही क्लासेस चल रही है, तो एक क्लास फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 9, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10, राजस्थान अध्ययन कक्षा 11, राजस्थान अध्ययन कक्षा 12, इन 4 कक्षाओं के वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 की राजस्थान जीके वाली जो पार्ट है उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, जिससे कि आपका राजस्थान जीके जो है वो और बेहतरीन जो है वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। राजस्थान जीके में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है आपका हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और दूसरा राजस्थान अध्ययन भी हम कर रहे हैं ताकि हम और बेहतरीन तरीके से जो है वो इस कार्य को सफलता के रूप में परिवर्तित कर सकें। तो इन दोनों बुकों को करने के बाद आपका जो है राजस्थान जीके का ऑलमोस्ट प्रोग्राम जो है वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन में किसने सहयोग किया और किसने सहयोग नहीं किया, इस प्रकार का। 1 सेकंड रुके, अभी आ रहा हूं मैं। खिलाफत आंदोलन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो लिखेंगे अभी हम। तो खिलाफत आंदोलन में किसने सहयोग किया? गांधी जी ने और बाल गंगाधर तिलक ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया और लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन के सहयोग करने में कि भाई कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का सहयोग करे कि नहीं करे, तो मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया कि भाई नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि जब तक नंबर नहीं आता तब तक हम पढ़ने के अलावा हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल आपने सत्य कहा है ये बात। तो अभी के लिए बस इतना ही। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आज बस 5 बच्चे और हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि अभी लाइव सेशन में हम जो है वो 2 लाख के इस आंकड़े को प्राप्त कर पाए। 5 बच्चे और
इसके बाद हमारा ये जो परिवार है वो 2 लाख बच्चों का हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये छोटी सी जो खुशी है आपके परिवार की, ये हम सभी लोग एक साथ मिलके ही बांट ले। तो अभी सेशन एंड करने से पहले आप जो है वो जल्दी से जो है वो क्या कर दो 4 बच्चे और जो है बचे हैं, 4 बच्चे जल्दी से और कर दो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक, ताकि हमारा परिवार जो है वो हो जाए पूरा 2 लाख का। तीन बच्चे और बचे हैं, जल्दी से कर दो, फिर क्लास एंड करें ताकि मैं आपको बधाई दे पाऊं कि आपका परिवार जो है वो 2 लाख का हो चुका है। 3 बच्चे और जल्दी से। चलो कोई बात नहीं है, 2 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि सेशन एंड करें और आप सबको जो है वो 9 वर्ष की और इस परिवार के 2 लाख सदस्य होने की एक साथ जो है वो बधाई दे दे। 2 बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब करो। जल्दी से सब्सक्राइब करो भैया। बस एक और बच्चा, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हम 2 लाख पूरा हो जाए और आपका परिवार जो है वो अब मात्र एक छात्र की दूरी पर है, फिर अपना परिवार भी 2 लाख बच्चों का हो जाएगा। तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। ये लीजिए, आपका परिवार 2 लाख बच्चों का हो चुका है और अब 2 लाख 1 बच्चों का अपना परिवार हो चुका है। ये देख लीजिए, अब हमारा जो परिवार है वो 2 लाख 2 बच्चों का हो चुका है। आप सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस साल हमने बहुत अच्छे प्रयत्न किए हैं और अगले साल हम और बेहतरीन करेंगे और 2023 में जो आपका रीट का पेपर होगा, हम हृदय की गहराई से हमसे जितनी मेहनत हो सकती है हम उतनी मेहनत करेंगे और आप तक एक एक डाटा पहुंचाने का प्रयत्न करने वाले हैं। और आपकी सफलता में आप में से इस परिवार के जो सदस्य रीट के पेपर तक यानी 20 फरवरी तक, पेपर हालांकि 25 फरवरी को है, लेकिन 20 फरवरी तक जो बच्चा इस परिवार का सदस्य रहेगा, यानी सदस्य रहने का अर्थ है कि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करेंगे, तो पेपर में देखो और कोई चीजें हो जाए, नकल हो जाए तो क्या कह सकते हैं, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप हंसते हंसते करके आओगे, ये हम आपसे पूर्ण रूप से वादा करते हैं। प्रैक्टिस भी करेंगे, करंट अफेयर भी करेंगे, सारे चीजों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत और एक बार फिर से आप सभी बच्चों को इस परिवार के 2 लाख होने पर ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। तो अभी के लिए बस इतना ही। और जिन बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में या रीड से संबंधित कोई भी बात आपको पूछनी है, कॉल करते हैं आप, क्लास के समय करते हैं, तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि कॉल करें आप 4 बजे शाम को, 4 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक आप कभी भी कॉल करें, मैं आपके सारे कॉल का रिप्लाई करूंगा। इवनिंग में 4 बजे 4 PM से 8 PM तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए, इस परिवार पर इतना विश्वास
बनाए रखने के लिए, और हम आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे, हम आपके लिए और बेहतरीन करेंगे, हम इस विश्वास को और मजबूत बनाने का निरंतर प्रयत्न करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।